पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात। दोनों का साथ में लंच करने का कार्यक्रम। सिद्धू को बनाया जा सकता है राज्य का डिप्टी सीएम। बढ़ते कोरोना मामलों पर एक्शन में पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना संक्रमण रोकने पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज एनसीटी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे सीएम केजरीवाल। देश भर में कोरोना का कहर जारी। देश में 28,903 नए केस, 188 मरीजों की मौत। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है। दिल्ली स्थित आरएमएल अस्पताल के नजदीक बने फ्लैट में सांसद का निवास है और इसी निवास में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया है। खुदकुशी के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें सुबह तकरीबन 8:30 बजे सूचना मिली है कि आरएमएल अस्पताल के पास गोमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो सांसद का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया और अभी आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हुई है। पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली आवास पर फंदे से लटका हुआ ये शव मिला है और वहां पर टीम पहुंची। टीम ने छानबीन शुरू कर दी है कि आखिरकार वजह क्या रही है, मामला क्या है। इस तरीके से सांसद ने आत्महत्या की है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। फंदे से लटका हुआ उनका शव पाया गया है। क्या सच में उन्होंने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उनकी हत्या की है, इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि जिस तरीके से फंदे से लटकता हुआ उनका शव पाया गया है उससे प्रथम दृष्टया ऐसा ही लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन अभी आत्महत्या के कारणों का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जिस तरीके से बीजेपी सांसद हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से ये सांसद थे और अब मौत उनकी हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, जांच की जा रही है। जांच के लिए टीम उनके निवास स्थान पर पहुंची हुई है। दिल्ली आवास पर उनका फंदे से लटका हुआ शव पाया गया है। पुलिस को सुबह इस बारे में 8:30 बजे सूचना मिली थी। आरएमएल अस्पताल के पास गोमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद रहते थे और वहीं पर उनका जो शव है वो एक फंदे से झूलता हुआ पाया गया। और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की टीम अब छानबीन में जुट गई है। जांच शुरू कर दी गई है कि आखिरकार क्या वजह रही, सांसद ने आत्महत्या क्यों की है, आत्महत्या की गई है या फिर कोई और वजह है। क्या वजह रही है कि क्यों बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा संदिग्ध अवस्था में इनकी मौत हुई है। आरएमएल अस्पताल के नज़दीक एक फ्लैट में सांसद रहते थे और वहीं पर फंदे से लटकता हुआ उनका शव पाया गया। इसके अलावा पुलिस अब जांच में जुट गई है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या की है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई है और इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार किन कारणों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या हुई है या फिर कोई और वजह है उनकी मौत की, इस बारे में भी अभी स्थिति साफ नहीं है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी, आखिरकार क्यों रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या की? जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं रामस्वरूप जी उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं सुसाइड की हुई है या फिर ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन्होंने
सुसाइड किया या मरने का कारण क्या। मगर हाँ, दिल्ली के जो निवासी स्थान है उनका, वहां पर उनकी बॉडी मिली और लगभग 8:30 बजे करीब कह सकते हैं पुलिस को सूचना मिली थी और हर तरीके से पुलिस जांच कर रही है और देखना होगा कि उनकी मौत का कारण क्या है। मगर हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से भाजपा की जो आज बैठक थी कह सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई है और कहीं ना कहीं ये भी जरूर है और जो भाजपा की और जितनी मीटिंग थी, चाहे वो इलेक्शन को लेकर थी या फिर और जो बैठकें थी, वो भी सभी स्थगित कर दी गई है और भाजपा के बड़े नेता जो है उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। जी राजीव, एक सांसद इस तरीके से आत्महत्या अगर करता है तो अपने आप में एक बड़ा मामला है। आखिरकार क्या वजह रही है? कोई वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी गई हो कि आखिरकार उनकी स्थिति क्या थी, वो घर से बाहर कब निकले थे और क्यों उन्होंने आत्महत्या की? देखिए मित्र भाई, जिस तरीके से बात करें आत्महत्या की तो जरूर स्वरूप सिंह की जो राम स्वरूप है वो उन्होंने कहीं ना कहीं किस तरीके से अपने आप को फांसी लगाई है यही जानकारी मिल पा रही है। मगर जिस तरीके से आस पड़ोस की बात माने तो आस पड़ोस की तरफ से अभी ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। मगर ये जरूर है कि कल जरूर देखा गया था, मगर जिस तरीके से पुलिस के रात भर के बाद में जो सुबह उनकी जो डेड बॉडी मिली है तो उससे आप देखना होगा पुलिस के पास क्या सबूत मिल पाते हैं, क्योंकि पुलिस हर तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है, जांच में जुटी हुई है। यहाँ तक कि सीसीटीवी जितने भी लगे हुए हैं उनको चेक किया जाए या फिर कौन व्यक्ति अंदर आया था या फिर किस तरीके से हुई है ये घटना घटी है या फिर उन्होंने खुद अपने आप को आत्महत्या की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब जांच में जुटी हुई है, देखना होगा क्या सबूत मिल पाते हैं। मगर जिस तरीके से कहते हैं भाजपा के बड़े सांसद इस तरीके की आत्महत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि कारण क्या था और क्या मरने का वजह क्या थी या फिर पुलिस जांच में क्या निकल के आया पाएगा, ये जरूर देखना होगा। जी अगर बात की जाए जो पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं जांच पड़ताल करने के लिए, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया उनके सामने आई हो, क्या वजह है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस के बड़े अधिकारी बिल्कुल पहुंचे हुए हैं, यहाँ तक कि डीसीपी लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, बड़े नेता पहुंच रहे हैं यहाँ पर और हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है जांच में जुटे हैं और कम से कम ये सब पता लग सके कि मरने का कारण क्या था या फिर सुसाइड करने का कारण क्या था। मगर हाँ, ये जरूर है अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर अभी मीडिया के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। जी, इस बारे में पुष्टि हो गई कि उन्होंने आत्महत्या ही की है? उनकी कोई संदिग्ध अवस्था में, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं शक भी होता है कि आत्महत्या है या फिर हत्या है। देखिए जिस तरीके की बात करें दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। लगभग यही बताया जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे करीब पुलिस को जानकारी मिली थी और सुबह 8:30 बजे करीब ही उनकी मौत हुई है। मगर मौत का कारण क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं कर पाई है पुलिस। मगर ये जरूर है कि हर तरीके से हर पहलू को देखा जाएगा, यहाँ तक कि सीसीटीवी चेक भी किए जा रहे हैं, हर तरीके से मूवमेंट की जा रही है और यहाँ तक कि बड़े जो अधिकारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के बड़े नेता इस तरीके की घटना घटती है और उनके साथ तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। मगर देखना होगा पुलिस जांच में अब क्या मिल पाता है या सबूतों के आधार पर पुलिस क्या क्या बोल पाएगी, ये जरूर देखना होगा। मगर अभी पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर उनके किसी ने मौत की है। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू लंच पर साथ होंगे और इस मुलाकात को पंजाब की सियासत की बड़ी मुलाकात माना जा रहा है। कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का डिप्टी सीएम बना सकती है और जानकारी के मुताबिक यही एक विकल्प है कि पार्टी अस्थिर नेता को शांत कर सकती है और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य इकाई में चीज़ों का निपटान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह के सिद्धू मिलकर के उनसे और राज्य के लिए अब अच्छा काम दोनों करें। अमरिंदर सिंह सक्रिय रूप में सीएम का चेहरा होंगे और क्योंकि कांग्रेस राज्य इकाई में कोई अशांति नहीं चाहती है और इसीलिए अब नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की हर संभव कोशिश की जा सकती है। और वहीं दिल्ली में लगातार अधिकारों की जंग जो है वो चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आज किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को पेश किया गया है लोकसभा में, उसी को लेकर के नाराजगी जाहिर की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी दी है कि संसद में प्रस्तुत एनसीटी बिल के विरोध में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और सभी कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे। राय ने यह कहा है कि जिस संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार
दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने की कोशिश कर रही है वो निंदनीय है। राय ने यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास कर रही है और उसे अधिकारहीन करना चाहती है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की देश भर में बढ़ती हुई लोकप्रियता केंद्र सरकार की आंखों में खटक रही है और राय ने यह दावा किया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने की साजिश रच रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटने की कोशिश है। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के चिंता व्यक्त की है। कुछ विदेशी संस्थाओं की तरफ से भारत में लोकतांत्रिक स्थिति की आलोचना की गई है, जिस पर राहुल गांधी का यह कहना है कि भारत में हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हैं जितना वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा है कि हमें किसी दूसरे देश की संस्था से लोकतंत्र को लेकर के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। भारत में इस वक्त हालात उससे भी बदतर हैं जितना उन्होंने सोचा है। बता दें कि बीते दिनों फ्रीडम हाउस और अन्य एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। साथ ही भारत अब पार्टली फ्री है और भारत सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने यह कहा है कि चुनाव सिर्फ वोट डालकर किसी को जिताना नहीं होता है, इससे सभी संस्थानों के प्रति एक नैरेटिव तैयार किया जाता है जिससे देश सही तरीके से चल सके। राहुल ने यह कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी चुनाव करवाते थे और जीत जाते थे, लेकिन तब ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था जो उन्हें मिले वोट की रक्षा कर सके। वहीं कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कोरोना महामारी को लेकर के यह कहा है कि कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला है। अहंकार को छोड़कर विपक्ष की बातों को डॉक्टरों के साथ समायोजित करते हुए ठोस पहल करे, राजनीति न करे। चूँकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमसे बहुत कमज़ोर हैं उनके ऊपर कोविड की मार नहीं पड़ी। भारत उसी माहौल और उसी मौसम का देश कोविड से त्रस्त होकर दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गया और फिर से कोविड ने वापसी की है, जो चिंता का विषय है। कि दिल्ली सरकार बनने के बाद से बिल पास करना, संशोधन करना, नियमों को बदलना आदत सी हो गई है। जनता पार्टी का असली बिल तो था जो देश की जनता के साथ वादा करके आए थे। उनमें से 99% वादे आज भी अधूरे हैं। बेहतर हो कि देश के जनता का ध्यान भटकाने के बजाय अपने वादों पर सरकार काम करे और जो जो जनता के साथ वादे किए थे उसे पूरा करे तो हो सकता है। अभी 3 साल बचे हैं। मोदी सरकार के जो पाप हैं, जो जनता से वादा खिलाफी है, जो शहीदों के नाम पर जश्न मनाने की आरोप लगे हैं इन पे, शायद। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने यह कहा है कि किसानों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। टिकैत ने नोएडा बॉर्डर पर भी घेराबंदी करने को कहा है और इसके साथ ही पुनिया ने यह भी कहा कि सरकार जिद करके बैठी हुई है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। तक जो किसान आंदोलन से प्रभावित नहीं था और अब धीरे धीरे सब्र का बांध टूट रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी उसका घेरेबंदी करेंगे, उनको रुकावट करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा ये तो कहा जाता है कि कृषि मंत्री जी एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन वो फ़ोन कॉल कब जाएगा, कब इसकी तिथि निर्धारित होगी वार्ता के लिए, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि सरकार मौन बैठी है, जिद पकड़े है कि किसी भी सूरत में तीनों कानून को वापस नहीं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के कहा है कि यहाँ की जनता समझदार है और जनता फैसला लेगी। यहाँ की जनता क्रांतिकारी भी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही क्रांतिकारी है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी, मुझे ऐसा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। तीरथ सिंह ने पिछले हफ्ते 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और
12 मार्च को अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। इसके 4 दिन बाद अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है, जिसमें सतपाल महाराज को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिया गया है, धन सिंह रावत को सहकारिता विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि गृह और वित्त विभाग समेत कई विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले हफ्ते शुक्रवार को तीरथ सिंह ने अपने 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। कोरोना के एक बार फिर से बढ़ रहे मामलों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं और बैठक के बारे में जानकारी है कि दोपहर 12:30 बजे वर्चुअल माध्यम से ये बैठक होगी और बैठक में कोरोना की तेज रफ्तार के साथ टीकाकरण की रणनीति पर भी चर्चा होगी। कुछ हफ्तों पहले तक जहां पर भारत में कोरोना कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा था, कोरोना के मामले बहुत कम सामने आ रहे थे, वह फिर से अब डराने लगे हैं। इसीलिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने का फैसला किया है और मीटिंग के लिए मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना एजेंडा भी तय कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर लॉकडाउन का समर्थन करने की बात भी वहां से सामने आ रही है कि वो करेंगे और मीटिंग से पहले कर्नाटक सरकार की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि अगर ढिलाई नहीं रुकी तो कड़ाई करेंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर अपने उम्मीदवार उतार जाने की घोषणा कर दी गई है और इसके एक दिन बाद कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वो पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी और सभी जिलों की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूबे के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों ने अहम बैठक करके अपनी रणनीति की रूपरेखा तय की है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह बताया कि पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि कांग्रेस प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर के पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में ऐतिहासिक वृद्धि, किसानों की समस्याओं को लेकर के सरकार की विफलताओं समेत कई जनहित मामलों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेगी। मुद्दा बनाएगी, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें अपने उम्मीदवार सभी सीटों पर उतारेगी। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की गोली मारकर के हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बड़ा मलहरा इलाके की है, जहां पर आयुष होटल के सामने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार अपने एक साथी के साथ खड़े थे और तभी अचानक से दो युवक बाइक पर सवार होकर के आए और कांग्रेस नेता की गोली मार करके हत्या कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब कांग्रेस नेता एक युवक के साथ खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार दो लोग आए और बाइक से उतर करके कांग्रेस नेता को गोली मारी। तत्काल ही उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया और हालत गंभीर होने पर छतरपुर जिला अस्पताल भी रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये बड़ा मलेरा से एक कांग्रेस नेता छोटे राजा को गोली लगी थी, जिनको हॉस्पिटल लेके आया गया था छतरपुर में और यहाँ पे उनकी डेथ हो गई है इलाज के दौरान। बाकी छानबीन की जा रही। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पंजाब सरकार ने आम लोगों पर तो कई तरह की
पाबंदियां लगाई हैं और राज्य के कई हिस्सों में हजारों की भीड़ जमा कर रहे नेताओं पर जैसे उनका कोई जोर नहीं चल रहा है। राज्य में बढ़ते कोरोना केस को लेकर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। राजनेता और किसान नेता आए दिन रैलियां और किसान पंचायतों के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्य में मंगलवार को कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 11,942 तक पहुंच गई और राज्य में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है और ये दर 3.1% है, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 1.4 की है। और उधर राज्य में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने पंजाब के 8 जिलों लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और होशियारपुर में रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और राज्य में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर रहा है और नागपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के चलते इसके बावजूद भी शहर में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार लॉकडाउन लगा करके लोगों को कोरोना महामारी से बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोगों की मनमानी के चलते यहां की स्थिति बेकाबू हो रही है। वहीं जिले में निजी बस में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते देखा गया है। इसके बाद यशवंत स्टेडियम इलाके में भी छापेमारी कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लोग अभी भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू करके उसकी लोकप्रियता आज पूरे दुनिया में बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है। इसी बात से बौखलाकर दिल्ली की सरकार को खत्म किया जा रहा है और एलजी का शासन लाया जा रहा है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जो फैसला है उस फैसले को भी बदला जा रहा है। संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा है 3 विषयों को छोड़ के पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, बाकी सारे मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे। आप उन सबको बदल के आप कह रहे हैं कि एलजी माने सरकार, एलजी ही सब कुछ है। फिर इस सरकार का, इस चुनाव का, इस लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? संजय जी, आपके पार्टी के विधायक आज जंतर मंतर पे धरना भी दे रहे हैं इसको लेकर, क्या मुख्यमंत्री भी उसमें आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और बाकी सारे लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और हम सब लोग सड़क से लेकर संसद तक इस बिल का विरोध करेंगे, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमसीडी में हो गए जीरो, क्यों बनते हो हीरो? एमसीडी में हो तो दिल्ली में लगातार जिस तरीके से अधिकारों की लड़ाई पिछले काफ़ी समय से चलती आई है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल में कभी भी बनती हुई दिखाई नहीं दी। अब उसी का तोड़ निकालते हुए शायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक संशोधित बिल जो है वो पेश किया गया है लोकसभा में और उसको लेकर के अब विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं संसद भवन के बाहर। आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद हैं राज्यसभा के, वो अब वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बीजेपी को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी हार गई है तो खिसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है। मतलब ये है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने 136.82 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए और बाकी 2 सेंटर जो केरला और मुर्शिदाबाद है वहाँ के लिए भी पैसा सैंक्शन किया था। वहाँ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें पिछले 7 सालों में हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार में सिर्फ 10 करोड़ एलोकेट हुआ है, बाकी रकम का जिक्र नहीं हुआ। मैंने कई मरतबा आदरणीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय फाइनेंस और एचआरडी मिनिस्टर को भी मिला है। कई चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के अयोध्या में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार किशोरी ने गांव के ही 2 युवकों पर जबरन खेत में घसीटकर सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना में पुलिस ने यह कहा है कि मामला संदिग्ध है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही मामले की जांच जारी है। उदौली पर गौरिया मऊ मजरे नेवती में एक बालिका जो नाबालिग है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात प्रकाश में आई
और उसकी मां की तहरीर पे 376D, 323, 504, 506 IPC व 5/6 पॉक्सो एक्ट में कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई पीड़िता का मेडिकल और उसके आगे जो भी। एक बार फिर से देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना की स्थिति रिपोर्ट लेकर के शामिल होंगे, जिसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति बनाएगी। कोरोना के फिर से बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है। हरियाणा में अगले शैक्षिक सत्र में 1057 मिडिल और प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे। प्रदेश में 25 से कम छात्रों वाले 743 प्राथमिक स्कूल नए शैक्षिक सत्र में बंद होंगे और वहीं दूसरी ओर पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है और नए केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 1731 नए केस आने और एक ही दिन में 27 मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है और बोर्ड परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। 22 मार्च को शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से शुरू होंगी और वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से करवाई जाएंगी। पंजाब सरकार ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है और मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश भी दिए गए हैं। लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर कई राज्यों में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और इसी बीच जिस तरीके से पंजाब में मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की वो भी स्थगित करने का फैसला पंजाब सरकार ने लिया है। प्रदूषण के मामले में भारत के लिए गंभीर चिंता की बात है क्योंकि दुनिया के जिन 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है उनमें 22 शहर केवल भारत के हैं और इनमें गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है और स्विस संगठन IQAir की तरफ से मंगलवार को एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है जिसमें दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी माना गया है और दुनिया भर में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता को हालांकि 2019 के मुकाबले 2020 में करीब 15% सुधरा हुआ दिखाया गया है और इसके बावजूद दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और शिनजियांग के बाद 9 सबसे प्रदूषित शहर भारत के ही हैं। प्रदूषित शहरों की सूची 106 देशों में PM 2.5 डेटा के आधार पर तैयार की गई है। और वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन और उनकी सलाहकार किम यो जोंग ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किम की बहन यो ने उन्हें ये कहा है कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना करें जिससे कि उनकी रातों की नींद हराम हो जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने उनके जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के बीच नॉर्थ कोरिया ने ये धमकी दी है। दरअसल न्यूक्लियर बम वाले उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ उनके विरोधी देशों को अमेरिका इन दिनों एकजुट करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे और देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर के इस महीने किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन की योजना को स्थगित करने का मंगलवार को निर्णय लिया है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 विपक्षी दलों का गठबंधन है और इसने सरकार के विरोध में 26 मार्च को इस्लामाबाद में प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। PDM की बैठक में कई मुद्दों पर अलग अलग राय के चलते एक मत से किसी रणनीति पर फैसला नहीं हो पाया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए PDM के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने अन्य नेताओं के साथ ये कहा है कि गठबंधन ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।